तो आज का हमारा लेक्चर है ब्रोंकियोल अस्थमा, है ना। अस्थमा नाम हर किसी ने सुना है, बहुत रिलेटेबल नाम है, हम सब जानते हैं अस्थमा, हर कोई जानता है अस्थमा, तो हर कोई जानता है। फिर ये ब्रोंकियोल अस्थमा क्या है, या ब्रोंकियोल अस्थमा और अस्थमा एक ही होता है, क्या है अस्थमा, किस तरीके से इसको आज हम ओवरऑल कंप्लीट पूरा किस तरीके से, क्या ये सच में कोई डिसीज है अस्थमा, इसको भी समझना है ना। तो आज हम सबको समझते हुए इसको चलेंगे, एक एक करके क्लियर करते हुए इसको रैप अप करेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या ब्रोंकियोल अस्थमा और अस्थमा सेम है? यस, चाहे हम उसको ब्रोंकियोल अस्थमा बोल लें चाहे अस्थमा बोल लें, एक ही बात है। तो फिर सब ब्रोंकियोल नाम ऐड क्यों करा? क्या नीड आ क्या नीड आनी पड़ी ब्रोंकियल नाम ऐड करने की? सर ब्रोंकियल नाम इसलिए ऐड करना पड़ा, या तो हम इसको ब्रोंकियल अस्थमा से, क्योंकि वो जिस जगह पर होता है उसको, वो कहाँ होता है? आपके ईयरवेस में। जो इतने भी आपके ईयर, और आपके ईयरवे कौन है? ब्रोंक्यूल्स ही तो आपके लंग में ईयरवे होते हैं, तो वहीं पर अस्थमा होता है। तो अस्थमा जहां होता है बस उसका वो नाम दे दिया है। जैसे मैं बात करूं सिंपल सा, अगर हम ये लंग्स निकालें तो लंग्स में अगर ये आपको इमेज देखने को मिल रही है तो हम बहुत क्लियर जानते हैं कि सबसे पहले ऊपर से क्या आता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया किस चीज में डिवाइड होता है? सेकंड, ये हमारा क्या है? लंग है, दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हमारा क्या आता है? ट्रैकिया, ठीक है। यहीं से हमारा ईयरवेस स्टार्ट हो जाता है। आप ये समझो अस्थमा है जो आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ट्रैकिया वाला पार्ट है ना, यही आपकी, क्योंकि मैंने क्या बोला, जो आपका अस्थमा होता है वो सिर्फ ईयरवेस में होता है। ब्रोंकियल नाम क्यों पड़ा? ब्रोंकियल का मतलब ही आपका होता है ईयरवेस। जितने भी ब्रोंकाई है ना, अब सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले ये अपर पार्ट आएगा ट्रैकिया, यानी इसमें जो इंक्लूडेड वाले पार्ट होंगे वो होगा ट्रैकिया, ठीक है। ये आ रहा है ट्रैकिया। देन ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू विच पार्ट? प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई जिसको हम देख सकते हैं, ये दिख रहा है, ट्रैकिया दो हाफ में डिवाइड हुआ इस तरीके से, लेफ्ट वन लेफ्ट लंग में और राइट वन राइट लंग में, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंका, देन प्राइमरी ब्रोंका इज कन्वर्टेड इनटू या ब्रांच्ड इनटू सेकेंडरी ब्रोंका, ठीक है। यानी ये सब ब्रोंकाई ब्रोंकियल के पार्ट है, जिस जगह पर हमें अस्थमा देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंका, देन सेकेंडरी ब्रोंका इज कन्वर्टेड इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। टर्शियरी ब्रोंकाई नाम जानते हैं, बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे ट्री है ना। ट्री की मेन स्टेम है जो ट्रेकिया है, फिर एक स्टेम अलग हुई जिसको प्राइमरी बोला, फिर उससे एक स्टेम और अलग हुई जिसको सेकेंडरी बोला, फिर इससे और स्टेम्स इस तरीके से निकलती चली गई जिसको हमने ये टर्शियरी बोला। यानी ये वाला ट्रेकिया था, दैट्स प्राइमरी, ये सेकेंडरी, देन टर्शियरी। और टर्शियरी के बाद आते हैं, हम जानते हैं क्या आते हैं? ब्रोंक्यूल्स। दिख रहे हैं जो आपके लास्ट में जो दिख रहे हैं, जो देखो ये टर्शियरी के बाद जहां से एल्वुलाई निकलने वाली होती है, ये जो दिख रही है इस तरीके से, यहाँ से ये आपका एल्वुलाई है, यहाँ से ये होती है ब्रोंक्यूल्स। तो ये भी आपकी ईयरवेस ही तो है। ब्रोंक्यूल्स क्या होता है? आपका ईयरवेस ही तो होता है। बस ये सारे क्या है, इन सब का काम क्या है? ईयर को इन एंड आउट करना। क्यों? आप सांस लोगे तो सारी ईयर जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द गोल आपको ईयर पहुंचानी का है। सर हमको ईयर पहुंचानी है एल्वुलाई में। क्यों एल्वुलाई में? सर क्यों? क्योंकि एल्वुलाई इज ईयर सैक, इसको हम ईयर सैक भी बोलते हैं। इसका इसी के अंदर तो आपका जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो सब एल्वुलाई के अंदर ही तो होता है। यानी सर क्या हम कह सकते हैं कि अस्थमा एल्वुलाई के अंदर नहीं होता? बिल्कुल, ठीक है। अस्थमा एल्वुलाई के अंदर नहीं होता, अस्थमा आपके ईयरवेस के अंदर होता है। और ईयरवेस इसलिए इसका नाम पड़ता है ब्रोंकियोल अस्थमा। इसलिए तो ये जितने पार्ट हो गए, एक तो आपका ट्रेकिया हो गया क्योंकि वो भी एक ईयरवे का देखो पहले रोल करेगा, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, देन इट्स कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, देन टर्शियरी, देन फाइनली इट इज क्या ट्रांसफर इनटू या फिर चेंज इनटू ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंकियल फाइनली अटैच्ड होते हैं एल्वुलाई से। तो ये एल्वुलाई तो आपकी ईयर सैक हो गई, वो कोई ईयरवे नहीं है, वो कोई पाथ नहीं है, वो तो आपका एंड है। बस यहीं से फिर कह सकते हो वो वहां एल्वुलाई पर जो आपकी ईयर सैक वो इन्वॉल्वमेंट में नहीं आती। तो क्या सर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती? सर बेसिक बात है, आप एक बात बताओ, कोई ये रास्ता, अगर कोई रास्ते में कल को प्रॉब्लम हो गई तो एंड ऑफ द डे एल्वुलाई में प्रॉब्लम आनी है कि नहीं? कैसे मतलब? सर मैं क्या करूं, जस्ट अ सेकंड, मैं अगर ये बोल रहा हूँ कि एल्वुलाई के अंदर अगर ये आपका दिख रहा है, अगर ये ब्रोंक्यूल्स अगर आपके ये सब डैमेज हो गए, अब डैमेज होते क्या होते हैं उसकी बात हम अभी आगे करेंगे, हम अभी कर ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये कुछ भी डैमेज हो गया, मान के चलो ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे? ये अगर ये आपके काम नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है, इनके अंदर होती है ईयर फिल्म,
तो सीधी सी बात है एयर अंदर बाहर नहीं जा पाएगी, यानी इनडायरेक्टली जो आपके एल्वुलाई हैं वो क्या प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कैसे आते हैं हम उसको थोड़ा और अच्छे से अभी डीप करके समझेंगे, ठीक है। क्यों, अभी मैं आगे आपको अच्छे से समझाऊंगा इसी चीज को कि एल्वुलाई क्यों प्रॉब्लम में आ जाती है इनडायरेक्टली, और आती हैं तो कैसे आती हैं, क्यों, क्योंकि आज एक एक चीज आपके दिमाग में चिपक जाएगी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को बहुत ज्यादा। आज पढ़ लोगे ये फिर बिल्कुल नहीं होगी। क्यों उसको ऑब्स्ट्रक्शन बोला जाता है, क्यों इसमें डिस्टिंक्ट हो जाती है, क्यों एल्वुलाई फूल जाती हैं, क्यों लंग्स के साइज बड़े हो जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है। आज सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, बस सुनते चलना अच्छे से। तो पहले तो हमने सबसे पहले ये डेफिनेशन क्लियर करी सर कि ब्रोंकियल का मतलब क्या होता है। हमने समझा कि ब्रोंकियल का मतलब सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा एयरवे है उसमें हो रहा है। अस्थमा क्या, अस्थमा की डेफिनेशन आगे समझेंगे। अब हो अस्थमा में रहे तो कहीं भी चाहे अस्थमा लिख के आ जाए चाहे ब्रोंकियल अस्थमा लिख के आ जाए, बात एक ही होती है। क्लियर। तो अभी हमने नाम से इसको समझ लिया, अब हम एक एक करके समझते चलते हैं क्या डेफिनेशन कह रही है, क्या ये बोल रहा है, क्या ये सच में कोई डिसीज है भी कि नहीं। तो जस्ट अ सेकेंड इसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या है ब्रोंकियल अस्थमा की, क्या कह रहे हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द एयरवे। व्हाट एयरवे, जो हमने अभी ब्रोंकियल जिनकी बात करी, तो ये क्या एक क्रॉनिक डिसीज है। क्या सर ये एक्यूट नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे मत समझना, जैसे हमने टीवी में बात करी थी, हमने पल्मोनरी टीवी बोला था, तो टीवी की हमने जब डेफिनेशन बोली थी तब मैंने आपको बोला था कि टीवी की मैंने डेफिनेशन ही पढ़ी थी क्रोनिक। तो टीवी ऑलवेज क्रोनिक होती है, टीवी कभी एक्यूट नहीं होती, मगर ऐसा नहीं है ब्रोंकियल अस्थमा एक्यूट भी होता है, मगर ये जनरली जब भी होता है वो क्रोनिक ही होता है जनरली, इसलिए हम इसके आगे क्रोनिक वर्ड लगा रहे हैं। लेकिन कभी ये कर बात से कंफ्यूज मत होना कि सर क्या अस्थमा हमेशा जिसको होगा वो क्रोनिक ही होगा, नहीं नहीं, एक्यूट भी हो सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कभी इस चीज में और टीवी से रिलेटेड कंफ्यूजन मत करना, टीवी ऑलवेज भी क्रोनिक, नेवर बी एक्यूट, बट अस्थमा हमेशा मैक्सिमम पार्ट उसका क्रोनिक होता है, मगर वो एक्यूट भी हो सकता है। मगर ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में एक्यूट है, वो आगे चल के क्रोनिक में कन्वर्ट हो सकता है, मगर टीबी हमेशा से क्रोनिक रहेगी। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द एयरवे characterized by bronchial hyperactivity and a variable degree of airway obstruction। क्या इसने बोला, बहुत सिंपल सी बात लिखी है कि एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है ऑफ द एयरवेज, यानी इतना तो समझ आ गया कि सर ये कोई एक इन्फ्लामेटरी डिसीज है, समझ आ रही किसकी है, एयरवेज की है। क्लियर। कैरेक्टराइज्ड बाय किससे किसको कर रहे हैं, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी, ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी एंड अ वेरिएबल डिग्री ऑफ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यानी इस लाइन से हमें ये समझ आ रहा है कि कोई ऐसी डिसीज नहीं है जो नॉर्मली क्या होता है। देखो हाइपर एक्टिविटी मतलब समझते हो उसका, पहली बात याद रखना, अस्थमा कोई ऐसी डिसीज नहीं है, कोई ऐसा कुछ हो गया है कि बाहर से किसी ने आपकी चीजें बिगाड़ दी, नहीं। हाइपर एक्टिविटी होने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स थे वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब इसका मैं ये कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये समझना कि अस्थमा में जो कुछ भी दिखेगा, जो कुछ भी सिम्टम्स, जो कुछ भी इसमें प्रोसेस होती है, जो पैथोलॉजी, जो पैथोजेनेसिस होती है, प्रोसेस पढ़ाऊंगा, वो प्रोसेस नॉर्मली आपके अंदर होती है। जैसे अगर अभी और हमें आपको अस्थमा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पैथोजेनेसिस जो अभी पैथोलॉजी में पढ़ के बताऊंगा कि किस तरीके से होता है, क्या वो आपके हमारे अंदर नहीं होती, होती है, बिल्कुल होती है। बस वो प्रोसेस अगर हाइपर एक्टिव हो जाए, बहुत सिंपल लाइन होती है, लोग हमेशा इसी में कंफ्यूज होते हैं, वो प्रोसेस हाइपर एक्टिव हो जाती है। मतलब क्या कि अगर ऐसा, इसमें मैं बताऊंगा क्या होगा। इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फॉरेन, आपने इतनी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, समझते हो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आपके जाकर आपके अंदर एंटर करता है। अस्थमा वालों में आपने देखा होगा, कुछ भी डस्ट ली तो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कुछ भी पोलन ग्रेन कुछ भी गया और कितना वो एकदम कफ करने लग जाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। क्यों, डस्ट आपके अंदर भी जाती है, तो उनके अंदर जो रिस्पांस क्रिएट होता है वो इंटरनल रिस्पांस क्रिएट होता है किसी भी डस्ट को लेके, पोलन ग्रेन को लेके। तो सर क्या हमारे अंदर नहीं होता क्या, हमारे अंदर भी होता है। हमारी बॉडी हमें बचाने की कोशिश नहीं करती क्या, कल को आप पोलन ग्रेन ले रहे हो, कोई भी डस्ट आपके अंदर जा रही है, आपकी बॉडी आपको नहीं बचा रही क्या, बचाती है सर, बिल्कुल बचाती है। मगर वो जो एक्टिविटी है जो हमारे अंदर हो रही है वो हो रही है लगभग 1%, जितनी जरूरत है बस उतनी, उतनी बॉडी एक्टिव हुई कि बस के वो फॉरेन पार्टिकल अंदर ना जाकर उसको वहीं फंसा दो। कहां फंसा, तो ईयरवे में। वो ईयरवे में सारी प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि जो भी अगर डस्ट है, पॉलन ग्रेन है, या मेनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो फॉरेन चाहिए, वो अगर ईयर सैक में चलेगा या आपके एल्वुलाई के अंदर तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे।
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहां पे, तो बस यही हमारा रोल है कि हमारी जो बॉडी है, अब जो सारा रास्ता किसका होगा, दिमाग लगाओ। अब कोई भी चीज है, जैसे सपोज करो कोई भी डस्ट है, अब वो डस्ट क्या होगा, सारी एयर के साथ गई, एंड ऑफ द डे एल्वुलाई के अंदर पहुंच गई, तो क्या होगा, एल्वुलाई कराती है गैसियस एक्सचेंज, तो वो डस्ट वगैरह बैक्टीरिया आपके ब्लड में मिल जाएंगे और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर जाएंगे। तो आपकी कितनी बड़ी बड़ी डिसीजेस हो सकती है ना। अब सीधी सी बात है, अब बहुत कॉमन सी बात होती है कि टीबी का बैक्टीरिया है, आप आसपास जा रहे हो, आपको क्या लगता है कि टीबी का बैक्टीरिया आपके अंदर नहीं जा रहा होगा, बहुत बार गए हो। कितनी बार होता है कि आपके अंदर बार आप कितनी डस्ट वगैरह, अच्छा स्प्यूटम करते हो कभी भी, एकदम जैसे आपने एकदम बहुत सारी डस्ट गई, एकदम क्या आएगा, ऑटोमेटिक कफ रिफ्लेक्स होगा, और हम जैसे क्या करते हैं, हम कफ करते हैं तो एक स्प्यूटम रिलीज होता है, एक कफ निकलता है, और हम एकदम उसको इजेक्ट आउट कर देते हैं, और उसके अंदर जितना भी हमारे फॉरेन पार्टिकल डस्ट जो कुछ आती है सब बाहर निकल जाता है। आपने करा होगा बहुत बार, हमें होता है कि कभी हमने एकदम गए और एकदम पूरा बॉडी एकदम रिफ्लेक्स चलाई और कफ निकल के पूरा बाहर हो जाता है, इसी को हम रिफ्लेक्स बोलते हैं। नहीं हो रहा बिलीव, तो आप एक काम करो, एक फिंगर अपनी अपने ऊपर अंदर पे माउथ के अंदर डाल के देखो, गैग रिफ्लेक्स में तुरंत एकदम हाइपर रिफ्लेक्स होगा। होगा वो सब क्या है, वो यही रिफ्लेक्स तो है कि अंदर कोई चीज जा ना पाए, समझ रहे हो। अगर यहां से चली गई आप डस्ट वस्ट, तो ऐसा तो नहीं कि वो गैग रिफ्लेक्स को एक्टिवेट कर देंगे, तो कोई लार्ज पार्टिकल अंदर चली गई तो अंदर क्या करोगे सर फिर। तो अंदर हमको प्रोटेक्शन बचाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, क्या होती हैं सर। सर इस तरीके से होता है कि जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो हमने जो पूरी, अब देखो जब भी मैं ब्रोंक्यूल्स वर्ड बोलूंगा मैं बार बार डिफाइन नहीं करूंगा कि मैं, उसमें आप पांचों चीज लेके चलोगे, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स, पांचों चीजों की इमेजिनेशन माइंड में आएगी। बार बार मैं अलग अलग इसको क्लियर नहीं करने बैठूंगा। अब होता क्या है, मैं तो बस आपको हर बार एक इमेज जैसे ट्रैकिया जैसे सीधा बना दिया करूंगा, ठीक है ना, हर किसी का डायग्राम तो बनाने नहीं बैठेंगे पूरा। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं है कि सर इसमें नहीं होता, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है, इस तरीके से यहाँ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनका काम क्या है, स्प्यूटम सिक्रेशन, एकदम म्यूकस को रिलीज करना। म्यूकस को क्यों, क्योंकि सिर्फ एयर ही अंदर जा पाए, कल को कोई भी उसके साथ कोई फॉरेन पार्टिकल डस्ट कुछ भी जा रही तो वो क्या हो जाए, यहीं पर स्टिक हो जाए। अब जैसे मान के चलो कोई भी फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया आया, तो इसका क्या काम होगा, इसको एकदम ये एकदम सीक्रेट होगा, उसको लगे कुछ आ रहा है तो एकदम एक यहाँ पर नॉर्मली म्यूकस सीक्रेट होता है, आपके हमारे सबके हो रहा है, तो कुछ भी आए तो वो यहाँ पर ऐसे चिपक जाए, स्टिक हो जाए, अंदर ना जा पाए, अंदर सिर्फ एयर जाए। यही तो होता है। अगर आप बहुत सिंपल देखो, नोज में देखो, नोज में भी तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जो आपके हेयर्स हैं वो सब क्या है, आपको प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, एज अ फिल्टर काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ से नोज में हो रहा है, मैं जो ब्रोंकिल्स वर्ड बोल चुका हूँ ना, बारा कंफ्यूज मत होना। तो ब्रोंकिल्स में भी इस तरीके से अंदर क्या है, आपके जो सेल्स होते हैं, और यही आपके जो स्प्यूटम आता है ना, कभी कभी हमको कुछ इरिटेशन होती है या कोल्ड हो गया होता है तो सब स्प्यूटम निकलते हैं बाहर, वो हाइपर है, तो वो वैसे ही है। अब ये सेल्स क्या होते हैं, नॉर्मली ये प्रोसेस चलती है, आपके हमारे सब में चल रही है, मगर यही प्रोसेस हो जाए हाइपर एक्टिव, जरूरत से ज्यादा, हम में हो रही है 1% और अस्थमा वालों में हो जाती है 100%, इतनी ज्यादा इतनी ज्यादा कि वो आपके उनके लिए जानलेवा हो जाए। कैसे सर, कैसे, चार चीजें होती है, हमेशा याद रखो, चार चीजें, चार मैं बता रहा हूँ, क्या मैं चार बता रहा हूँ, जब भी आपको बचाना होता है ना, आपकी जो आप में और हम में हो रहा है, चार चीजें होती है। क्या, जैसी बॉडी को लगता है कि कोई डस्ट जा रही है, कुछ जा रही है, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स क्या है मैं बताऊंगा, मास्ट सेल्स करके होते हैं, वो बहुत सारे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स को रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स रिलीज करने का मतलब क्या होता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एंटीजन आ रहा है। इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स कब कब होता है बॉडी में, जब कोई एंटीजन आता है ना। तो हमारे यहाँ पर ऐसे बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे उनको लगता है कोई बैक्टीरिया डस्ट आ रहा है तो वो एकदम इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स छोड़ देते हैं कि उसको वहीं मार दें, वो अंदर ना जा पाए। तो पहली चीज इंफ्लामेटरी होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल माइल्ड में हम सबको होता है, पहली चीज। दूसरा और क्या होता है, ये सेल्स है, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं बहुत ज्यादा, मतलब एक नॉर्मल अमाउंट में, इतना कि वो हमको प्रॉब्लम ना करे, बस इतना हो कि हमको कुछ आए तो हम एकदम एकदम क्या करेंगे, म्यूकस करके स्प्यूटम को सारा बाहर निकाल देते हैं, कफ करके कर देते हैं उतना नॉर्मल, और हम ठीक हो जाते हैं। तो बिल्कुल दूसरी चीज, यानी पहला हो गया हमारा इन्फ्लामेशन हो गया। दूसरा क्या हो सर दूसरा सर ब्रोंकियल सीक्रेशन। ब्रोंकियल सीक्रेशन होता है नॉर्मली, बिल्कुल होता है, हमने खुद डेली लाइफ में फील करा हुआ है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अंदर होता है, और हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ के आ रहे कि जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा, और सीधी सी बात है सर, एंटीजन कुछ ना कुछ आएगा, तो हम जानते हैं हमारे जो जो पूरा ट्रैकिया उन सब में मास्ट सेल प्रेजेंट होते हैं, उनका काम ही यही होता है कि कोई भी एंटीजन है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा के उन्हें वही खत्म कर दो, अंदर मत जान दो। तो सर वो भी नॉर्मली होती है, ठीक है, हमें हमारे अंदर होती है। और सर क्या होता है, और सर मसल स्पाज्म होता है। सर मसल स्पाज्म का मतलब कि आसपास की जितनी मसल्स होती है वो सब टाइट हो जाती है। क्यों, क्यों टाइट हो जाती है, दिमाग लगाओ क्यों सर, इसलिए टाइट हो जाती है क्योंकि ये देखो अभी एरिया है इतना बड़ा, जैसे ये टाइट होगी तो ये एरिया थोड़ा सा वो शॉर्ट कर लेंगे,
सर उससे क्या हो जाएगा, इसलिए कर लेंगे क्योंकि सर ये जो म्यूकस प्रेजेंट है वो इनकी आउटर लेयर पर है। अभी एरिया अगर छोटा हो गया तो म्यूकस पास पास में आ जाएगा, तो इनकेस कोई भी डस्ट आ रहा हो तो इजिली इससे स्टिक हो जाएगा। समझ रहे हो ना। हाइपर म्यूकस सीक्रेट तो करेंगे नहीं, हाइपर म्यूकस हम तो नॉर्मल है ना, हमने तो एक नॉर्मल अमाउंट का म्यूकस सीक्रेट कर दिया, तो ठीक है सर ये नॉर्मल अमाउंट का हमने म्यूकस सीक्रेट कर दिया, दिख रहा है ये कर दिया। सर अब क्या करें कि अगर हमको लग रहा है कुछ ज्यादा है, तो उन्होंने बोला सर एक काम और करते हैं कि डिस्टेंस यहाँ पर नॉर्मली हमारे में इतनी रहती है, क्यों, क्योंकि हमको ईयर लेनी है, तो उस टाइम पे उन्हें जैसा लगता है कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो वो क्या करती है कि अपनी डिस्टेंस को शॉर्ट कर लेती है। जैसे अभी इतनी डिस्टेंस है ना, उसको शॉर्ट कर लिया, इतना कर लिया। कैसे कर पाएंगे, मसल को स्पाज्म करके, स्पाज्म का मतलब समझते हो कॉन्ट्रैक्ट करके, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तभी तो मसल पास पास आएंगी, जब रिलैक्स होंगी तो दूर दूर हो जाती है। होता है कि नहीं होता, तो बस ये पंप तो है, यानी सर मसल स्पाज्म भी नॉर्मली हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। अब लोग यही कंफ्यूज होते हैं, जब वो जब भी इसको पढ़ते हैं ना, वो इस तरीके से पढ़ते, उन्हें लगता है कि ये सब अस्थमा वालों में ही होता है, नहीं, हम सब में डेली रूटीन लाइफ में आप खुद फील करोगे। एकदम जाओ, बहुत सारी डस्ट में जाओ, एकदम आपको कभी बाइक वाइक चलाना, कुछ भी करना, एकदम करना, खुले मुंह से चलाना, पूरी धूल मिट्टी आएगी, जैसी आएगा तो पूरी अंदर इरिटेशन हो रही होगी, इरिटेशन एकदम ऐसा लगेगा, कफ निकाल दो, आप कफ पूरा निकाल दोगे, बाहर कर दोगे, और पूरा अंदर ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम ट्रेकिया कंस्ट्रक्शन सा हो रहा है, पूरा बिल्कुल सब कुछ लगता है। और कभी आपने डेली लाइफ में फील, लेकिन वो इतना मिनिमल होता है, इतना मिनिमम कि जितनी बॉडी को नीड है, बात खत्म। ठीक है, यानी सर मसल स्पाज्म हुआ तो उससे क्या हुआ सर, जो हमारा ईयरवे है वो हमने क्या करा, नैरो करा। अगर मैं बोल दूं मसल स्पाज्म से हुआ क्या सर, ईयरवे नैरोइंग हुई, तो बिल्कुल हुई, हुई कितनी 1%, इतनी कि हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर हमारे अंदर जो जा रहा था वो जो भी फॉरेन पार्टिकल था कुछ था वो वहीं खत्म हो गया, उसको ये बॉडी की प्रोटेक्टिव मैकेनिक्स बॉडी ने चला दी नॉर्मली, ये बेसिक मैथ है। अब सर अस्थमा क्या है, अस्थमा में सर यही सारी चीजें जो 1% थी वो 100% हो जाए, हाइपर एक्टिव, जितना मैंने पढ़ाया, जैसे इन्फ्लामेशन थोड़ा होना था वो इतना ज्यादा होगा कि हैवी इन्फ्लामेटरी होगी, ब्रोंकियल सीक्रेशन इतने ज्यादा हो गए जो इतने होने थे वो इतने अमाउंट में, यहाँ पर पूरे उन्होंने कवर कर लिया, इतने सारे ब्रोंकियल सीक्रेशन चल रहे हैं। सर मसल स्पाज्म जो थोड़ा होना था वो बहुत हैवी हो गया, तो स्पेस और नैरोइंग हो गया, जगह बिल्कुल कम हो गई। सर इससे हुआ क्या, सर इससे अब ये हो गया कि अब ईयर ही अंदर बाहर नहीं जा पा रही, क्यों, क्योंकि अब आपने क्या करा, अब आपका जो नया रास्ता बन गया वो कैसा बन गया, इस तरीके का, बिल्कुल पास पास में आ गया, देखो डिस्टेंस भी कम हो गई, जो जितनी नॉर्मली होनी थी उससे भी कम हो गई, देख रहे कितनी कम हो गई, बहुत ज्यादा कम हो गई, प्लस म्यूकस है, सीक्रेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, नैरो हो गया, और ये टाइम के साथ बढ़ता चला जाता, अब जितना ये एरिया नैरो होता जाएगा तो उसमें क्या होगा, एयर ही नहीं जा पाएगी सर, एयर नहीं जा पाएगी ना, बस इसी को अस्थमा कहते हैं, एयर अंदर बाहर नहीं जा पाएगी, क्लियर, इसी को बोलते हैं अस्थमा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा अभी थोड़ी सी आगे चल के, वो मैं उसको समझना, ठीक है, इसी को बोलते हैं अब हाइपर एक्टिव। अब सर डाउट देखो, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी समझ आ गया, ठीक है, इन्फ्लेमेशन सर आपने क्यों बोला, डिसीज ऑफ द ईयरवे ये भी समझ आ गया, ब्रोंकाई है, कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रोंकियल हाइपर एक्टिव, यानी ब्रोंकियल में आपने इतना समझा दिया, जो सब कुछ ग्रामर थी वो हाइपर एक्टिव हो गई। अब वो हाइपर, अब पहला क्वेश्चन ये आता है सर हाइपर एक्टिव क्यों हुई, कैसे हुई, अब इसको रोकेंगे कैसे, तो सबके आंसर मिलेंगे, हाइपर एक्टिव क्यों हो रही, कैसे हो रही, सब हम समझेंगे, ठीक है। इतना हमने लाइन क्लियर कर लिया कि सर हाइपर एक्टिव हो गई, बात खत्म। आगे, एंड वेरिएबल डिग्री ऑफ ईयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, आपका जो ईयरवे है वो कैसा होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, यानी नैरो हो जाने लग जाता है, सर वो भी समझ आ गया। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है बहुत प्यारा जिसका नाम है ऑब्स्ट्रक्शन। हमने आपको पहले भी दो चीजें समझाई थी कि हमेशा जो भी लंग्स की डिसीज होती है वो दो कैटेगरी के अंदर आती है, एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज और एक होता है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज। हमेशा ये इनको समझना है, पहले भी बात कर चुके, फिर बात करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज का मतलब होता है वो सारी डिसीजेस जिसमें प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग एक्सहेल, सांस छोड़ने में, इंस्पायर में नहीं, एक्सपायर में, यानी एक्सहेल मतलब एक्सपायर में, जब आप सांस छोड़ोगे तब आपको प्रॉब्लम आएगी। और रेस्ट्रिक्टिव का मतलब होता है इंस्पायरेशन में, यानी इनहेल में, इनहेल कंडीशन में। एग्जाम्पल जितने भी ये सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, उसका नाम ही है ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, क्रॉनिक, इसलिए हम अस्थमा को जब भी हम सीओपीडी के अंदर लिखते हैं ना, तो हम उसे फिर क्रॉनिक अस्थमा लिखते हैं, क्योंकि अस्थमा जब भी सीओपीडी के अंदर आएगा तो उसका क्रोनिक फॉर्म आता है, ना कि एक्यूट। और अस्थमा का एक्यूट फॉर्म बहुत ऐसा होता है कि वो एक समय के बाद क्रोनिक में बदल ही जाता है, इसलिए हम उसे सीओपीडी के अंदर डालते हैं, मगर जब डालते हैं जब अस्थमा का वो क्रोनिक फॉर्म हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एक क्रोनिक वर्ड लिखा है। कुछ लोग ऐसा होता है, देखो मैं समझ रहा हूँ, मैं यहाँ सिर्फ इसको क्रोनिक बोल के आगे बढ़ जाता, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कल को कई बुक पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, तो वहां लिखा होगा कि इसका एक एक्यूट फॉर्म भी रहता है कुछ जिन लोगों में, तो वहां बहुत कंफ्यूज होगी।
तो वहां मैं पहले बता रहा हूँ कि एक्यूट फॉर्म होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो एक्यूट बहुत इजीली क्रोनिक में कन्वर्ट हो जाता है और एक्यूट कुछ ही टाइम पीरियड के लिए रहता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा नहीं है इसका एक्यूट फॉर्म नहीं होता है। क्लियर। अब पहली चीज और क्या, इसके इनहेल में कौन कौन सी, जैसे कोविड, कोविड जिन लोगों में हुई है उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, छोड़ने में नहीं। निमोनिया, निमोनिया पढ़ के आए थे, उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, छोड़ने में नहीं। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एआरडीएस, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, छोड़ने में नहीं। अब सर एक बात बताओ, बहुत बेसिक मैथमेटिक है, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ, जैसे मान के चलो इनहेल वाले में सिर्फ ऐसा हो सकता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही तो वो ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर नहीं ले पा रहा है, बेसिक में समझ आ रही है, तो वो क्या एक्सपायर प्रॉपर कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे सर। फिर हमेशा एक रेशियो निकाला जाता है। रेस्ट्रिक्टिव डिसीज का मतलब ये है कि पहले ये चेक करा जाता है इसको मेजर प्रॉब्लम किस में आ रही है, इनहेल में कि एक्सहेल में। इन्हें अब तो अब जब भी रेस्ट्रिक्टिव वर्ड आ गया तो हमेशा ये मत समझो कि 100% इनहेल एक्सहेल नॉर्मल है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दिमाग लगाओ, जब सांस ले नहीं पा रहे हो तो सांस छोड़ कैसे पाओगे अच्छे से? जब ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर नहीं जा रही तो अंदर से बाहर निकलेगी कैसे? इसका बस एक रिलेशन होता है कि प्रॉब्लम किस में ज्यादा है, पेशेंट किस में ज्यादा तकलीफ ले रहा है, इनहेलेशन में कि एक्सेल में। ये नहीं होता कि इनहेलेशन पूरा खराब है एक्सेल पूरा अच्छा है, कभी नहीं होगा। दिमाग लगाओ खुद, बेसिक वाला ऐसी एक्सेल। अब एक्सेल का मतलब समझ आ रहा है, वो लोग जो प्रॉपर सांस नहीं छोड़ पा रहे। अब तो इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर सांस अच्छे से ले पा रहे? नहीं सर, सांस भी अच्छे से पा रहे, फिर एक्सेल मतलब सर वो लोग जो ज्यादा अच्छे से एक्सेल नहीं कर पा रहे मगर इनहेल फिर भी कर लेते हैं, इनहेल फिर भी कर लेते हैं। तो जो अस्थमा, इसमें क्या, जो म्यूकस इतना सीक्रेट होता है, ऐसा सीक्रेट होता है कि एयर तो अंदर चली जाती है फिर भी एज कंपेयर टू, जब भी ये देखो, ये जो मैंने आपको ट्रैकिया बताया था, ये जब भी जो एयर अंदर जाती है वो फिर भी एज कंपेयर टू एक्सहेल इनहेल हो जाता है, वो फिर भी सांस ले लेते हैं, लेकिन छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। अब सोचो जो इंसान छोड़ नहीं पाएगा वो इजिली ले कैसे पाएगा? बेसिक बात है ना, ये दोनों हैंड टू हैंड चलेंगे ना। जब आप प्रॉपर सांस बाहर ही नहीं कर पाओ, छोड़ पाओगे, तो फिर कैसे ले पाओगे अगली बार प्रॉपर अंदर इनहेल? नहीं कर पाओगे, तो प्रॉपर आप इनहेल नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखो कि एक चीज कभी नहीं चलेगी, अगर आप प्रॉपर एक्सहेल नहीं कर पा रहे तो इनहेल भी आप प्रॉपर कभी नहीं कर पाओगे। बस एक रेशियो निकाल के देखा गया कि अच्छा किस में किस चीज की ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब ये चीज दिमाग में रखना कि कभी भी इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते, बोलते सर ऑब्स्ट्रक्टिव हो गई है तो अब इसका मतलब ये है कि अब इसमें तो सांस तो बहुत बढ़िया से मजे से ले रहा होगा। नहीं नहीं, सांस भी नहीं ले पाएगा, मगर प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल अच्छे से नहीं कर पाएगा, एक्सेल में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी एज कंपेयर टू इनहेल। इसीलिए इसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इसको डाला जाता है सीओपीडी के अंदर। देखा ऑब्स्ट्रक्शन, यानी यही कंडीशन है जिसकी वजह से अस्थमा जाता है सीओपीडी के अंदर, जिसमें मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो सांस छोड़ने में आती है। किसमें आती है मेजर प्रॉब्लम? सांस छोड़ने में। अब सर आपने पीछे एक चीज छुड़वाई थी मेरे को, हमको क्या, कि आपने बोला कि यहां पर हम एक चीज बताएंगे कि जो एल्वुलाई है इनमें क्या प्रॉब्लम आएगी। अब दिमाग लगाओ सर इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, कि अब इसमें ईयर भरने लग गई। अब आपने बेसिक बात बोली कि इनको सांस छोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसका मतलब सर दिक्कत क्या है कि आप सांस तो ले लोगे, ईयर तो अंदर आएगी, मगर अगर सपोज करो 50 पर अगर ईयर अंदर 50 ml आ रही है तो जब छोड़ेंगे तो वो 40 ml ही जा पाएगी। क्यों? क्योंकि छोड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो अब हर बार ईयर अंदर भरती जाएगी सर अंदर, तो फिर ईयर ट्रैप्ड हो जाएगी। ईयर क्या होने लग जाएगी सर अंदर, ईयर ट्रैप्ड होने लग जाएगी अस्थमा वाले लोगों में, बिल्कुल सर। और मतलब सर अगर ईयर ट्रैप्ड होगी तो सर बच्चों जैसी बात है कि एल्वुलाई के साइज नॉर्मल से साइज बड़े होने लग जाएंगे अंदर, सर एल्वुलाई के साइज बड़े होने लग जाएंगे। तो जब हम एक्सरे कराएंगे तो लंग्स के साइज हमें बड़े दिखेंगे। बिल्कुल सही, लंग्स के साइज बड़े दिखेंगे, एल्वुलाई से आपको बड़ी दिखेंगी, एल्वुलाई बड़ी दिखेंगी। और आगे चल के जब बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो जाएगा तो इन लोगों को क्या हो जाएगा, इम्फाइमा, इम्फाइजिमा। इम्फाइजिमा हम पढ़ेंगे डिसीज, ये भी सीओपीडी का ही एक पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो आपकी ब्रोंकाइल्स और ये सब एबनॉर्मली क्या कर जाती है, डिस्टेंट कर जाती है। डिस्टेंट का मतलब होता है फूल जाना, बड़ी हो जाती है। और ये एक टाइम के बाद फूलती जाएंगी, फूलती जाएंगी, बड़ी होती जाएंगी, बड़ी होती जाएगी। एक टाइम बाद क्या होगा सर? सर ये भी तो रबड़ की तरह है ना, फूलती जाएगी, साइज बड़ा होता जाएगा, एक टाइम के बाद ये रप्चर ही हो जाएगी। तो जो आपके एल्वुलाई है वो रप्चर होना स्टार्ट हो गई, और जिस दिन स्टार्ट हो गई उस दिन आप कितने खतरनाक, सोचो कितनी कंडीशन में पहुंच गए। तो यही इसमें आपके देखने को मिलता है। क्लियर?
तो मैंने आपको यहाँ इतने पार्ट में पूरा चैप्टर समझा दिया ढंग से। आगे चल के मैं अब आगे सिर्फ मैं पढ़ता जाऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों एम्फाइजिमा मिल रहा था क्यों, ठीक है, समझते चलना। तो ड्यू टू दिस स्वेलिंग द ईयर पार्ट प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस, समझ आ गया सर? स्वेलिंग क्यों हो रही थी? ड्यू टू दिस स्वेलिंग, स्वेलिंग क्यों हो रही सर? हम जानते हैं सर, आपने ऊपर अभी बताया इन्फ्लामेशन हो रहा है, और इन्फ्लामेशन के 5 पार्ट बहुत अच्छे से होते हैं। क्या क्या देखने को मिलता है सर? स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा, इरिटेशन मिलेगी, तो ये सब सब देखने को मिलेगा। क्यों हो रहा है सर? क्योंकि नॉर्मली होता है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी एंटीजन आ रहा है तो हमारे जो ब्रोंकल्स हैं, जो ब्रोंकाई है, उन सब में एक एंटीबॉडी हमेशा प्रेजेंट रहता है। उनका काम क्या है? हमें प्रोटेक्ट करने का। अब वो हाइपर एक्टिव हो गए हैं, तो जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक नॉर्मली चलती थी जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता था, वो इतनी ज्यादा चलेगी कि हैवी स्वेलिंग होगी सर। और जो मास्ट सेल प्रेजेंट थे, जो हमें बचाने को बैठे थे, जो म्यूकस प्रोड्यूस करते थे हमें बचाने के लिए, वो हैवी एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे सर। सर हमारी जो मसल स्पाज्म होती थी, जो बहुत ज्यादा स्पाज्म होगी सर, मसल जो नॉर्मली होनी चाहिए थी थोड़ा सा नैरो करने के लिए बहुत ज्यादा होगी, तो सर ईयर वे बहुत ज्यादा नैरो करेंगे, नैरो होने लग जाएंगे सर, बिल्कुल होंगे। तो प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस मेकिंग इट क्वाइट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, ठीक है। तो लोगों को डिफिकल्टी होगी ब्रीथ करने में, और किसमें ड्यूरिंग होगी? एक्सेल। तभी कभी अस्थमा वालों के वीडियो देखना, वो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे जैसे सांस छोड़ नहीं पा रहा, मतलब कोशिश नहीं कर पा रहे। क्यों? तो वो अपन को लगता है कि सांस ले नहीं पा रहे, सांस तो वो फिर भी एज कंपेयर टू ले लेते हैं, प्रॉपर छोड़ नहीं पाते। और जब छोड़ नहीं पाएंगे तो अगली बार लेंगे कैसे? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूँ सांस मत छोड़ना, अब जब तुम सांस ही नहीं छोड़ोगे तो अगली बार लोगे कैसे? पहले छोड़ तो लो तब लोगे। तो इसलिए हम कहते हैं अरे वो सांस नहीं ले पा रहा, सांस ले पा रहा है। सांस ले ही नहीं पाओगे, जब तुम छोड़ ही नहीं पाओगे तो लोग कैसे लोगे? पहले लेने के लिए पहले आपको एक्सहेल तो करना पड़ेगा, तभी तो इनहेल करोगे। तो पहले एक्सहेल होगा तभी तो इनहेल होगा, तो वो अंदर एयर फंसने लग जाती है, समझ लो, इस वजह से। तो ऐसा नहीं कि इनहेल प्रॉपर कर लोगे, वो इनहेल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सहेल नहीं होगा तो इनहेल कहां से होगा? मगर बस एक रेशियो देखा जाता है कि मेजर प्रॉब्लम किसमें, एक्सहेल में कि इनहेल में, तो इसलिए उसको हम कैटेगरी में डाल देते हैं। तो कैरेक्टराइज्ड बाय हिस्ट्री क्या होगा? डिसिप्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, कफ, समझ आ रहा है सर? कफ स्पूटम आएगा, चेस्ट टाइटनेस होगी। क्यों चेस्ट टाइटनेस? क्योंकि अंदर इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगी, ईयर भर रही है। अब समझ आ रहा है चेस्ट टाइटनेस क्यों? अंदर ईयर फिल हो रही है, ईयर भरती चली जा रही है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव है, ईयर निकल नहीं पा रही। तो ईयर क्या हो रही? निकल नहीं, तो चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, वीजिंग साउंड आएगा, म्यूकस इतना सीक्रेट होता है, और ये टाइम के साथ और इंटेंसिटी के साथ बढ़ता ही चला जाता है। सो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं ब्रोंकियल अस्थमा को? 4 पॉइंट, 4 मेजर पॉइंट सर। पहला ईयर वे नैरोइंग, और ईयर वे नैरोइंग क्यों हो रही थी अभी बताएं, मसल स्पाज, ये चारों होने हैं, ठीक है। होते हम में है, लेकिन हमें इतने होते कि हमें समझ ही नहीं आते, थोड़ा बहुत। अब इनमें हाइपर एक्टिव क्यों हो रहा है उनकी आगे बात करेंगे ना, अभी तो करना नहीं है। तो मसल स्पाज्म हो रहा है, तो उससे सर सीधी बात है, ये है ना म्यूकोजल इडीमा। सर इडीमा क्यों हो रहा है? अभी बात कर चुके, जब भी इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग होगी, तो इडीमा तो सर होगा ही होगा ना, तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। और विस्किड ब्रोंकियल सीक्रेशन, विस्किड का मतलब होता है सर थिक, स्टिकी। ब्रोंकियल सीक्रेशन तो अभी सर आपने बताया हो ही रहा है, और यही इससे आपका इन तीनों से मिला के क्या हो रहा है? एरोबिनेरो। यानी चारों पॉइंट हमें सर समझ आ गए कि क्यों ब्रोंकियल अस्थमा में ये चारों पॉइंट होते हैं, क्योंकि नॉर्मल मसल स्पाज्म हो रहा है, म्यूकोजल एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग एडिमा इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस का पार्ट है। विस्केड ब्रोंकियल सीक्रेशन सर समझ आ रहा है, जो सेल्स है वो हैवी म्यूकस सीक्रेशन कर रहे हैं, और ये जिससे हमारा ईयरवे है वो नैरोइंग हो रही है। क्लियर? समझ आ गया सर? और जिससे फिर हम क्या नहीं कर पाएंगे? ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, है ना। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। हम जो मेजर पढ़ेंगे, जो सबसे कॉमन है सॉरी, वो हम पढ़ेंगे अर्ली ऑनसेट और अटोपिक अस्थमा। वैसे दो होते हैं, अटोपिक और नॉन अटोपिक, लेकिन आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट बोल लो, अर्ली ऑनसेट या लेट ऑनसेट, अटोपिक अस्थमा या नॉन अटोपिक अस्थमा, ठीक है। ये 2 मार्क्स में ऐसे नाम करके पूछ लेते हैं, ठीक है, या बड़े मार्क्स में भी कभी कभी क्वेश्चन ही आ जाता है, टॉपिक वर्ड अटोपिक और नॉन अटोपिक। अटोपिक अस्थमा, नॉन अटोपिक अस्थमा बहुत रेयर होता है। अभी चलो आगे बात करते हैं, वो बात करेंगे, पहले समझते हैं डिफरेंस क्या है। नाम में ही समझ, अर्ली ऑनसेट मतलब जिसका ऑनसेट बहुत जल्दी आ जाएगा, तुरंत आपको एकदम तुरंत आपने पोलन वगैरह ली और एकदम तकलीफ तुरंत आना स्टार्ट हो जाएंगी। लेट